नमस्कार दोस्तों, नम्रता संस्कृत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नम्रता आज संधि के टॉपिक को लेके आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ। तो आज हम संधि के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में ही संधि टॉपिक से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है और एक एक संधि को बड़े ध्यान से पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और आपका हर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि संस्कृत से संबंधित जो भी नॉलेज है वो आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संधि। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि संधि शब्द का क्या अर्थ है या संधि से क्या तात्पर्य है, संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो जहाँ पर दो वर्ण हो, ठीक है, और उनका परस्पर मेल हो रहा हो यानी वो मिल रहे हो, तो उनके मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है, उत्पन्न माने जो उत्पन्न होने वाला हो, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कोई भी उनके मिलने से कोई भी परिवर्तन हो जाए, विकार हो जाए, विकार का मतलब परिवर्तन, तो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों के बारे में आप जान ही चुके हैं, इससे पहला चैप्टर हमारा वर्णमाला का था। तो एक बात यहाँ पे और कहनी है कि जब हम संधि प्रकरण की जब हम संधि को पढ़ते हैं तो वर्णों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है, मतलब ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्णों के मेल से ही जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। अगर हमें वर्णों का ज्ञान नहीं होगा कि स्वर व्यंजन कौन से हैं और व्यंजन वर्ण कौन से हैं और इनको किस प्रकार से लिखा जाता है, व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं, मतलब आधे होते हैं, तो इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उससे क्या होगा, संधि को समझने में आसानी होगी, सरलता होगी। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे कहा भी गया है, एक डेफिनेशन है छोटी सी, कि वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। संधि नाम कैसे पढ़ा, उसको बता रहे हैं, वर्णानाम यानी वर्णों के परस्पर, वर्णों के परस्पर विकृति मत का मतलब होता है विकृत युक्त होकर। ठीक है, विकृत युक्त होकर मतलब परिवर्तन होकर, संधानम माने जुड़ना, वर्णों का परस्पर विकार युक्त होकर जुड़ना ही संधि कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम प्लस अवतारः। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, पहला शब्द है राम और दूसरा शब्द है अवतारः। अब यहाँ पे संधि हो रही है, ये प्लस का चिन्ह है, ये बता रहा है कि ये दोनों को हमें जोड़ना है या जोड़ने वाले हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है, जो राम शब्द है इधर और अवतार शब्द है, ठीक है, तो शब्दों के मेल को हम संधि नहीं कहते हैं। पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि हम ये देखते हैं कि भाई दो शब्द हैं वो जुड़ गए आपस में, नहीं, यहाँ पे शब्द नहीं, यहाँ पे वर्णों का मेल हो रहा है। ठीक है, तो राम शब्द में अंतिम वर्ण कौन सा है? अ। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि वर्णों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। राम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? अ। ठीक है, और यहाँ अवतार में पहला वर्ण क्या है? अ। तो राम का जो अ है और अवतार का जो अ है, वो दोनों जब जुड़े प्लस हुए, ठीक है, तो अ और अ मिलके बन गया बड़ा आ। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, अभी हम पढ़ रहे थे राम अवतार, अब हमें इस तरीके से नहीं बोलना है उसको, दोनों वर्ण जो हैं वो आपस में संयुक्त हो गए, जुड़ गए, संधि हो गई, तो नया शब्द बन गया रामावतारः। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों वर्ण जुड़े और आपस में परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, जो ह्रस्व अ थे दोनों वो दीर्घ आ में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार हुआ, ठीक है, अ और अ मिलके जो आ हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे? संधि। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जगत प्लस ईशः। ठीक है, तो यहाँ पे त है, ये क्या है? व्यंजन, और यहाँ पे ई है, तो ये क्या है? स्वर।
तो व्यंजन तो हमेशा आधे होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे हलंत का चिन्ह भी लगा हुआ है, हलंत का चिन्ह यही बताता है कि व्यंजन आधा होता है, ठीक है। तो जब व्यंजन के बाद स्वर आया ई, तो यहाँ भी परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? ये जो त था ये द में बदल गया, ठीक है ना। जब ये त इस स्वर से मिला तो एक रूल होता है, उससे ये त द में बदल गया, तो आपका नया शब्द बन के तैयार हो गया जगदीशः, ठीक है ना। ये त को द हो गया और ई जो है उसमें मिल गया, तो जगदीशः। तो इस तरीके से आप संधि को समझ गए हैं कि वर्णों कि वर्ण जब परस्पर मिलते हैं तो उनसे जो परिवर्तन हुआ, जैसे राम अवतार में आ हुआ और जगदीश में द हो गया, ठीक है। तो ये संधि का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। आगे चलते हैं, हम संधि को जान लिया, अब संधि के प्रकार, ठीक है। तो संधि के प्रकार कितने होते हैं संस्कृत भाषा में? संस्कृत भाषा में संधि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार होता है स्वर संधि, दूसरा प्रकार होता है व्यंजन संधि, तीसरा प्रकार होता है विसर्ग संधि, ठीक है। तो स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि स्वरों को अच भी कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। अच में आपके 9 वर्ण आ जाते हैं। इस प्रकार से व्यंजन को हल भी कहते हैं, ठीक है, हल में सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए व्यंजन को हल कहते हैं। तो आप यहाँ पे स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जान सकते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि ही होती है, ठीक है। तो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इसमें भी नंबर फर्स्ट स्वर संधि है, तो अब हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब स्वर संधि क्या होती है, ठीक है। स्वर संधि को हम अच भी कहते हैं। तो स्वर संधि कहाँ पर होती है? तो 2 स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात जहाँ पर 2 स्वरों का मेल हो रहा हो, ठीक है, आगे भी स्वर हो और पीछे भी स्वर हो, ठीक है। और तो उन दोनों स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार है, यानी उत्पन्न जो परिवर्तन है, ठीक है ना, जो डिफरेंस आपको नजर आता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि में आपको क्या ध्यान देना है? आगे वाले शब्द में, आगे वाला जो शब्द होगा, है ना, उसके लास्ट में भी स्वर होगा और जिससे हम जोड़ेंगे उसके शुरू में भी स्वर होगा। एग्जाम्पल यहाँ नहीं है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ से हम समझ लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ लिखा हुआ है दैत्य प्लस अरिहि, ठीक है। तो दैत्य माने दानव और अरि माने शत्रु, ठीक है। तो दैत्य के य में अ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे य के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ, इसका मतलब य में अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अंतिम वर्ण क्या हो गया? अ, ठीक है। दैत्य में अंतिम वर्ण अ हो गया। अब यहाँ भी अरि का अ है, तो दोनों, यहाँ भी स्वर है यहाँ भी स्वर है, तो दोनों स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्वर संधि, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? पहले वाले वर्ण के लास्ट में भी अ है, दूसरे वाले पहले वाले शब्द के लास्ट में दैत्य में भी अ है, और जो दूसरा शब्द है जो अरि है उसके शुरुआत में अ है, तो दोनों अ जब मिले तो बड़ा आ हो गया, ये परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो शब्द, नया शब्द बन गया दैत्यारी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? स्वर संधि हो गई, ठीक। चलिए, तो ये तो स्वर संधि हो गई। अब संस्कृत भाषा में कितनी स्वर संधियां आती हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में जो संधि होती है वो 8 प्रकार की होती है, ठीक है। संस्कृत भाषा में स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की, ठीक है। अगर आप हिंदी भाषा यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें केवल 5 ही प्रकार की संधि आती है, ठीक है ना। लेकिन संस्कृत में जो संधि होती है स्वर संधि, वो 8 प्रकार की हमें दिखाई देती है। कौन कौन सी होती है? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है। तो अयादि संधि तक ये 5 संधियां जो है ये आपको हिंदी में भी मिलेंगी। अगर आप यहाँ भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हिंदी में भी आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब आगे जो नई संधियां हैं जो आप हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, वो नई संधियां हैं नंबर 6 पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, ठीक है। ये 3 संधियां जो हैं ये नई आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें भी जो नंबर 8 की प्रकृति भाव संधि है ये आपके यूपी टेट और सुपर टेट में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। ये जो उच्च लेवल की परीक्षाएं होती हैं, हाई लेवल की जो एग्जाम होते हैं संस्कृत भाषा के, ये उन्हीं में पूछी जाती है प्रकृति भाव संधि, ठीक है। तो हमें केवल 7 संधियां ही पढ़ना है, 7 संधियों तक ही पढ़ना है और इतना ही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। और मैं एक एक संधि को आप बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना और हर चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में।
तो आप जैसे जानते हैं कि भाई संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा में जो इसको पाणिनि मुनि ने जो लिखा है वो सूत्रों के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। तो हर जो भी रूल होता है संस्कृत में वो उसका सूत्र भी होता है, ठीक है। तो दीर्घ संधि है तो इसका भी सूत्र है एक, ठीक है। वो सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः, ठीक है। ये दीर्घ संधि का सूत्र है। कभी कभी क्या होता है आपके पेपर में प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे दीर्घ संधि का सूत्र बताइए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में आपके चार सूत्र होंगे नए नए, तो उसमें से आपको बताना होगा कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, ठीक है। तो वैसे तो दीर्घ संधि के सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें दीर्घ खुद ही लिखा हुआ है, तो आप इसको पहचान लेंगे आराम से, ठीक है ना। अकह सवर्णे दीर्घः ये दीर्घ संधि का सूत्र है। अब इस संधि का नियम क्या है, तो इस संधि बताया गया है कि इस संधि में 2 समान स्वर, ठीक है ना, समान माने एक जैसे, तो इस संधि में 2 समान स्वर, चाहे वह ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, ठीक है, परस्पर यानी आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अगर आपको 2 समान स्वर मिले यानी जैसे अ के बाद अ ही मिले, ई के बाद ई ही मिले, ऊ के बाद ऊ ही मिले, इस तरीके से यदि आपको समान स्वर मिले तो चाहे वो ह्रस्व हो या दोनों ह्रस्व आ हो, ठीक है, जैसे या दोनों दीर्घ आ हो, आपस में मिलके दीर्घ ही हो जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे यथा, जैसे पहला रूल ये है, देखेंगे ह्रस्व आ दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे छोटा सा रूल लिखा हुआ है आप लोगों की सुविधा के लिए, इसको मैंने ऐसे लिखा है कि आ हो ह्रस्व आ हो चाहे बड़ा आ हो, ठीक है, उसके बाद चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, कोई भी आए तो होना दीर्घ आ ही है, ठीक है। इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें क्या है, जो समान स्वर है वो आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी दीर्घ संधि पड़ गया, ठीक है। तो अब इस रूल के हम 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दैत्य शब्द है, दैत्य शब्द के या में आ है, इधर अरी का आ है, तो दोनों ह्रस्व आ है, ठीक है। तो दोनों ह्रस्व आ का क्या हो गया, दीर्घा में परिवर्तन हो गया, तो दैत्य प्लस अरी का बन गया दैत्यारी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया है अ प्लस अ बराबर आ, ठीक। तो यहाँ पे क्या आपने देखा, दोनों ह्रस्व आ है दीर्घा में परिवर्तित हो गए। ऐसे ही देव प्लस आल है, यहाँ पे ह्रस्व आ है यहाँ पे दीर्घ आ है, ठीक है। तो किसी भी अ के बाद कैसा भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्रस्व के बाद दीर्घ आ रहा है, दोनों आपस में मिले तो दीर्घ आ हो गया, तो देव प्लस आलय का बन गया देवालय, ठीक है। अ प्लस आ बराबर आ। इसी प्रकार से देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल जो है विद्या प्लस अभ्यास। अब इसमें क्या है, विद्या में दीर्घ आ पहले आ गया और ह्रस्व आ बाद में, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे दोनों जुड़े तो विद्याभ्यास, ठीक है, अ प्लस अ दीर्घ। एक और एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे दोनों, यहाँ भी आगे भी दीर्घ आ है और बाद में भी दीर्घ आ है, ठीक है। तो दोनों दीर्घ आ मिलके क्या बन गया, दीर्घ आ ही बन गया, जैसे महा प्लस आशयः महाशयः, ठीक है, आ प्लस आ बराबर दीर्घ आ। इसीलिए भी संधि को दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो अ की बात हो गई। अब आगे आता है ई। तो ई के बाद यदि ई वर्ण हो, ठीक है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उसके बाद चाहे ह्रस्व दीर्घ कोई भी वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा, दीर्घ ई ही, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे अति प्लस इव, अति प्लस इव, ठीक है। तो अति प्लस इव, यहाँ अति में क्या है, अति छोटी ह्रस्व ई है अति, अति के प्लस अति के बाद अति प्लस इव में क्या है, यहाँ भी ह्रस्व ई है, तो दोनों ई मिली तो दीर्घ ई हो गई, ठीक है। तो अतीव, अतीव बन गया, तो दोनों ह्रस्व ई मिलके दीर्घ ई बन गया, ई प्लस ई बराबर ई। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, कवि शब्द है, कवि प्लस ईशः। तो कवि में क्या है, ह्रस्व ई है, यहाँ दीर्घ ई है, ठीक है, दोनों मिलके क्या बन गया, कविशः, ठीक है, कविशः। यहाँ पे ह्रस्व ई के बाद दीर्घ ई आया है तो भी दीर्घ ई हो गया। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे शची प्लस इंद्र। तो शची जो है ये स्त्रीवाचक शब्द है, इसलिए इसमें जो ई है वो बड़ा ई है, ठीक है। तो शची में भी ह्रस्व ई है और इधर
सॉरी, शची में दीर्घ ई है और इधर ह्रस्व ई है। तो दोनों ई मिलके क्या बन गया आपका, दीर्घ ई बन गया। तो शची प्लस इंद्र शचीन्द्र, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई दीर्घ ई। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है श्री प्लस ईशः। तो श्री में दीर्घ ई है और ईशा में भी दीर्घ ई है, तो दोनों दीर्घ ई मिले जब तो भी दीर्घ ई हो गया। ओके, तो श्रीशः ये आपको नया शब्द मिला। ई प्लस ई बराबर ई। तो ये तो ई के बाद यदि ई आए तो ई हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके लिए समझने के लिए है कि कभी कभी प्रश्न में क्या पूछ लेते हैं, वो आपको ये पद दे देंगे। ठीक है ना, जो संधि युक्त पद है जिसमें हमने संधि कर दी। सपोज जैसे आपका एग्जाम में आ जाए शचीन्द्र, आप इसका संधि विच्छेद बताइए। ठीक है ना, यहाँ पे जो ये रेड कलर से जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो है ये संधि युक्त पद है, जब संधि हो गई है। ठीक है, और इधर क्या है, ये संधि विग्रह है। ठीक है, तो कभी कभी पेपर में क्या पूछते हैं, वो संधि विग्रह पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, कि ये जैसे शचीन्द्र पद है तो इसका संधि विग्रह बताइए आप, इसका संधि विग्रह क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अब जैसे ऑप्शन में आपका शची प्लस इंद्र हो गया, किसी में दीर्घ ई है शची में, किसी में ह्रस्व ई है शची में, तो आपको पता होना चाहिए शची जो है वो इंद्र की पत्नी का नाम है और स्त्रीवाचक शब्द दीर्घ होते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको दीर्घ वाला जो शची शब्द होगा उसी में आपको टिक करना होगा। इसी प्रकार अगर पेपर में आपका श्रीशः आ जाए तो वहाँ भी श्री में जो बड़ी ई की मात्रा है तो श्री, बड़ी ह्रस्व ई वाला जो है आपको वही टिक करना होगा। ठीक है, ऐसे ही कवि, मुनि, इन सब में ह्रस्व ई होता है, तो इस ह्रस्व ई और दीर्घ ई वाले शब्दों का आपको ध्यान देना है जब संधि विच्छेद पूछे, वो संधि विच्छेद पूछे। ठीक है ना, आगे चलते हैं ऊ। ठीक है ना, यदि ऊ के बाद ऊ होगा तो कैसा हो जाएगा, तो भी दीर्घ ऊ हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है विष्णु प्लस उदयः। तो विष्णु में ह्रस्व ऊ है और इधर भी ह्रस्व ऊ है, दोनों ह्रस्व ऊ मिलके दीर्घ ऊ बन गया। ठीक है ना, ऊ प्लस ऊ। ऐसे ही लघु प्लस ऊ भी में देखेंगे तो लघु में भी ह्रस्व ऊ है, इधर दीर्घ ऊ है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान, ये आपको इससे मतलब नहीं है कि आगे ह्रस्व ओ या बाद में ह्रस्व ओ या दीर्घ हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी वर्ण हो बस वो समान होना चाहिए, मतलब ऊ के बाद ऊ होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ऊ है, यहाँ भी ऊ है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे जब जोड़ा हमने तो लघुर्मिहि, ठीक है, दीर्घ ऊ हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे वधू, तो वधू में भी दीर्घ ऊ है, इधर ह्रस्व ऊ है, दोनों ऊ मिले वधूत्साहः। वधूर्मिका, यहाँ भी दीर्घ ऊ है, यहाँ भी दीर्घ ऊ है, तो दोनों मिले आपका क्या हो गया, दीर्घ ऊ ही हो गया, वधूर्मिका। ठीक है, ये ऊ का एग्जाम्पल हो गया। इसमें भी ध्यान देना है आपको, जैसे वधू शब्द है वो दीर्घ उकारान दीर्घ ऊ वाला होता है, लघु शब्द है वो ह्रस्व ऊ वाला होता है, तो इसमें भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ ऊ का ध्यान देना है आपको। यदि वो आपसे पेपर में विच्छेद पूछे, संधि विच्छेद पूछे, तो जब भी आप टिक करें चारों ऑप्शन में से तो ध्यान दें कि यदि शब्द में दीर्घ ऊ है तो दीर्घ ऊ वाले ऑप्शन पे ही टिक करेंगे, और यदि संधि शब्द में ह्रस्व ऊ वाला शब्द है तो ह्रस्व ऊ वाले पे ही टिक करेंगे। ठीक है, अब आगे जाते हैं री। क्योंकि संस्कृत में दोनों प्रकार का री होता है, ह्रस्व री भी होता है, दीर्घ री भी होता है। ठीक है, हिंदी में ऐसा नहीं होता है, तो इसकी भी एग्जाम्पल देख लें। जैसे यहाँ पे एक शब्द है होत्री। ठीक है, तो यहाँ पे त के बाद क्या है, ह्रस्व री, और इधर भी रिकार शब्द में री है। ठीक है, तो री के बाद री आया तो दीर्घ री हो गया, तो होत्रीकारः। ठीक है, ये देखिए दीर्घ री की जो मात्रा होती है ये 2 बार घूमी हुई होती है। ठीक है, तो संस्कृत में जो दीर्घ री होता है उसमें जो री की मात्रा होती है वो 2 बार घूमी हुई होती है। ठीक है, दोनों में फ़र्क ये होता है, री में जो है वो 1 बार घुमा हुआ होगा और दीर्घ री में जो है वो 2 बार घुमा हुआ होगा। ठीक है, तो अभी तो ये होत्री प्लस रिकार में ह्रस्व री था, जब हमने जोड़ दिया इसको तो दीर्घ री हो गया, तो दीर्घ री की मात्रा भी आपको दिखाई देगी। ठीक है ना, दीर्घ री। पितृ प्लस ऋणम, तो पितृणम, यहाँ भी दीर्घ री हो गया। ठीक है, यहाँ पितृ में री है, ऋणम का री है, दोनों मिलके दीर्घ री हो गया। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे दीर्घ संधि जो है कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसके 4 नियम दिखाई देते हैं। अ के बाद अ आए तो आ हो जाता है, ई के बाद ई आए तो ई हो जाता है, ऊ के बाद ऊ आए तो ऊ, और री के बाद री आए तो री। ठीक है, तो पहली जो दीर्घ संधि थी वो कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर पे आती है गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि का जो सूत्र है, मैंने आपको बताया था संस्कृत में सभी संधियों के सूत्र होते हैं, तो गुण संधि का सूत्र है आद गुणः।
ठीक है। यदि परीक्षा में आपका पूछा जाता है गुण संधि का सूत्र बताइए तो आद गुणः, तो यहाँ पे गुण शब्द को देख के आप बता देंगे कि भाई गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुणः। कभी कभी कुछ ऐसे भी सूत्र आते हैं जो जिनमें और भी गुण शब्द का यूज़ होता है, जैसे एक शब्द मिलता जुलता है, एक सूत्र है उसमें भी गुण शब्द आता है, वो सूत्र इस प्रकार से है अदेंग गुणः। ठीक है, तो वहाँ पे वो ध्यान देना है, गुण संधि का सूत्र जो है वो आद गुणः सूत्र है। ठीक है ना, आद गुणः, अदेंग गुणः नहीं है, आद गुणः सूत्र है। ठीक है ना, तो ये तो गुण संधि के सूत्र हो गया। अब यहाँ पे गुण संधि को पढ़ने से पहले हम गुण को जान लेते हैं कि गुण शब्द का मतलब क्या होता है। अगर आप इसको जान लेंगे तो संधि को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो गुण का मतलब होता है ए, ठीक है, ओ, अर और अल। इट मीन्स कि जहाँ पर गुण संधि होगी वहाँ पे ए, ओ, अर और अल, ये चार जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये चार जो वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये चारों प्रकार का जो वर्ण है ये आपको दिखाई देगा गुण संधि में। ठीक है, कुछ संधि में आपको ए दिखाई देगा संधि होने के बाद, कुछ संधि में कुछ शब्दों में आपको ओ दिखाई देगा, कुछ शब्दों में आपको अर दिखाई देगा और कुछ शब्दों में आपको अल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चारों प्रकार का जो परिवर्तन है अगर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब वहाँ पे गुण संधि हुई है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। इस संधि का नियम जो है वो पहला नियम ये है कि यदि ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ठीक है, अर्थात इसको शॉर्टकट रूल से हम समझते हैं, अ और आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है ना, तो गुण संधि में आपको ये ए दिखाई देगा। ठीक है ना, गुण संधि जहां भी होगी वहां पे यदि अ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे उप प्लस इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे उप शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, प में अ। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, प में अंतिम वर्ण क्या है, अ। तो यदि अ के बाद ई आए, किसी भी शब्द में यदि अ के बाद ई आएगा तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है ना, देखिए अ प्लस ई बराबर ए, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। तो आपका उप प्लस इंद्र बन गया उपेंद्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उप में जो आ था और इंद्र में जो ई था दोनों मिलके ए बन गए। ठीक है, तो उप जो उप शब्द था वो उप का जो प है वो आधा रह गया और इंद्र का जो ई है वो भी ए हो गया। ठीक है ना, तो उप में जो ए है वो जुड़ जाएगा तो उपेंद्र इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उपेंद्र शब्द बन गया। इसी प्रकार से दूसरा शब्द देखेंगे सुर प्लस ईशा। तो सुर के रा में क्या है, ह्रस्व आ है, इधर दीर्घ ई है। ठीक है, सॉरी, तो दोनों आपस में क्या मिलके क्या बन गए, ए बन गए। ठीक है, तो सुर प्लस ईशा, तो अ और ई तो हट जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा ए, तो बन गया सुरेशः। ठीक है, नेक्स्ट है महा प्लस इंद्र। तो महा में आ है इधर ई है, दोनों मिले तो क्या बन गया आपका, ए बन गया। तो आ और ई तो चला जाएगा, उसकी जगह पे ए नया वर्ण आ जाएगा तो बन गया महेंद्र। ऐसे ही रमा प्लस ईशः। तो रमा में क्या है, दीर्घ आ है, इधर दीर्घ ई है। ठीक है, तो चाहे दीर्घ आ हो चाहे ह्रस्व आ हो, उसके बाद यदि ई आता है तो ए बन जाता है। तो आ और ई तो आ और ई की जगह पे ए बन जाएगा तो रमेश नया शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने समझा कि ये देखिए चारों एग्जाम्पल हैं जो अलग अलग मैंने बताया है। अ के बाद ह्रस्व ई आया, अ के बाद दीर्घ ई आया, दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई आया और दीर्घ आ के बाद दीर्घ ई आया। ठीक है, तो किसी भी आ के बाद कैसा भी ई आए, है ना, उसको ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे एग्जाम्पल में आपका क्या हुआ है, ए हुआ है। देखेंगे उपेंद्र में ए, सुरेश में ए, महेंद्र में ए, रमेश में ए। ठीक है, तो आप एक शॉर्टकट तरीका भी समझ सकते हैं। यदि आपको शब्दों में ए की मात्रा दिखाई दे रही है, ठीक है, ह्रस्व ए, सॉरी ह्रस्व तो होता नहीं है, ए तो दीर्घ ही होता है। अगर आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है तो वहाँ पे गुण संधि ही हुई होगी। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है ना, समझने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
इसका सेकंड रूल है, ये गुण संधि ही चल रही है तो गुण संधि में ना 4 रूल दिखाई देते हैं। अ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, अ के बाद यदि उ आए तो ओ हो जाता है, अ के बाद री आए तो अर हो जाता है, और अ के बाद री आए तो अल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम पहला, हाँ तो पहला तो हम समझ चुके हैं अ के बाद ई का, दूसरा हमें समझना है अगर अ के बाद उ आता है तो उसको क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नील शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, अ। इधर उत्पल शब्द है, उत्पल का मतलब संस्कृत में होता है कमल। ठीक है, तो उत्पल में क्या है, उ, ह्रस्व उ है, तो अगर अ के बाद उ आएगा तो उसको क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है ना, तो अ और उ बराबर क्या हो गया, ओ हो गया, तो ये दोनों हट जाएगा और यहाँ पे ओ आ जाएगा, तो नीलोत्पलम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीलोत्पलम। ओ की मात्रा आपको दिखाई देगी। ठीक है ना, तो ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व उ आया तो ओ हो गया। ठीक है, इसलिए जिन शब्दों में आपको ओ दिखाई दे तो वहाँ पे आपकी गुण संधि ही होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं जल प्लस ऊर्मी। तो यहाँ पे जल में ह्रस्व आ है, इधर ऊर्मी में दीर्घ ऊ है। ठीक है, तो आ के बाद जो दीर्घ ऊ आया, ठीक है, तो परिवर्तन क्या हो गया, ओ हो गया। तो आ और ऊ तो हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ओ, तो जल लोर मिही। ठीक है ना, तो क्या बन गया, जलोर मिही। आ प्लस उ बराबर ओ। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे गंगा। तो गंगा में आ है दीर्घ, इधर उदक का उ है, तो आ के बाद उ आया तो दोनों की जगह पे क्या हो गया, ओ हो गया। आपको ध्यान देना है यहाँ पे दो, जो आगे वाला वर्ण आ है और जो बाद वाला वर्ण उ है, दोनों की जगह पर ओ हो जाता है। ठीक है, तो आ आपका हट जाएगा गंगा का, और उदक का उ हट जाएगा, दोनों की जगह पे ओ हो गया, तो गंग शब्द बचा, फिर गंग शब्द बचा, उसमें ओ जोड़ दिया तो गंगो, और इधर दकम, तो ऐसा बन जाएगा गंगो दकम। ठीक है, तो गंगो दगम यामा नया शब्द बन गया। ठीक है, ऐसे ही महा प्लस ऊर्मी में देखेंगे, महा में दीर्घ आ है, इधर ऊर्मी में दीर्घ ऊ है। ठीक है, तो दोनों में जब संधि हुई, दोनों मिले आपस में, तो आ के बाद ऊ आने से क्या परिवर्तन होगा, ओ परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ओ परिवर्तन हुआ तो आ हट गया, ऊ हट गया, बचा ओ, तो महोर्मिहि, तो क्या बन गया शब्द, महोर्मिहि। ठीक है, तो इस तरीके से नए शब्द हमारे बने, नीलोत्पलम, जलोर्मी, गंगोदगम, महोर्मी। यहाँ पे क्या हुआ, अ, देखिए सब सारे जो वर्ण थे उनमें सबके लास्ट में अ था, इधर वाले वर्ण में ऊ था, तो अ और ऊ मिलके क्या हो गया, ओ हो गया। देखिए सब में क्या हो गया, ओ हो गया। देखेंगे नीलोत्पल में भी ओ, जलोर्मी में ओ, गंगोर्मी में, महोर्मी में। ठीक है, अब प्रश्न पूछने का तरीका, जैसे आपके पेपर में आपका आ गया नीलोत्पलम, वहाँ पे आपको संधि बतानी है, तो आपको अक्षर का ज्ञान, वो शब्दों का ज्ञान है आपको कि यहाँ पे पहला शब्द नील है और दूसरा शब्द उत्पल है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे नीलोत्पल जो शब्द बना है यहाँ पे गुण संधि हुई है। ठीक है, अब प्रश्न पूछने का दूसरा तरीका उन्होंने दे दिया कि नीलोत्पलम का संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो संधि विच्छेद में भी आपको शब्द का ज्ञान है कि भाई पहला शब्द नील है, दूसरा पल उत्पल है, तो नील प्लस उत्पल वाले पे ही आप टिक करेंगे। ठीक है, अब आपका प्रश्न में अगर जलोर्मी, तो आपको पता है ऊर्मी शब्द है, ऊर्मी में दीर्घ ऊ होता है, तो दीर्घ ऊ वाले ऊर्मी शब्द पे ही आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ऊर्मी शब्द में दीर्घ ऊ होता है। ठीक है, तो जब आप संधि विच्छेद करें तो आप ध्यान रखें कि जो शब्द है उसमें ह्रस्व ऊ है या दीर्घ ऊ है, और आगे वाले शब्द में, अब जैसे महा शब्द है तो ये दीर्घ होता है, तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ, जिस ऑप्शन में दीर्घ महा में आ हो उसी को करना है, ऐसे नहीं कि आपने महा प्लस ऊर्मी है उसको टिक कर दिया, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से ही आपको आता हुआ प्रश्न भी आपका गलत हो जाता है, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट रूल है अ प्लस री, यानी अ के बाद यदि री आता है, ठीक है ना, तो अ के बाद अगर री आएगा तो उसे अर हो जाएगा। ये भी गुण संधि में आता है आपका, अ के बाद अगर री आएगा तो उसको क्या हो जाएगा, अर, तो कहीं भी आपको अर दिखाई दे तो वहां पे भी गुण संधि होती है। ठीक है, ये वाली संधि समझने में जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर इस वाली संधि को समझ नहीं पाते हैं, तो मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी और आप इसको अच्छे से समझिएगा भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे देव शब्द है और आगे शब्द है ऋषि ही। ठीक है, तो देव शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ, देव में अंतिम वर्ण क्या है, अ,
और इधर शुरुआत का वर्ण क्या है, री। ठीक है, तो आ के बाद यदि री आएगा तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है आपको, परिवर्तन क्या हो जाएगा, अर। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख रखा है यहाँ पे विच्छेद करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देव का अ और ऋषि का री दोनों मिलके अर हो गया, तो देव में से अ तो हट ही जाएगा। ठीक है, और दोनों मिलके क्या हो गया, अर हो गया। ठीक है, और ऋषि का यहाँ पे शी ही बचेगा, क्योंकि भाई री को क्या हो गया, अर हो गया, और यहाँ भी अ को क्या हो गया, आ को क्या हो गया, दोनों को मिलके अर हो गया। ठीक है, तो अ भी यहाँ से हट गया और री भी यहाँ से हट गया, दोनों की जगह पे क्या हो गया, अर हो गया। तो इस तरीके से हो गया, देखिए देव व आधा है, अर। ठीक है, और जो अर होता है उसमें भी र जो होता है वो हलंत र होता है। ठीक है, आधा होता है, और आगे आएगा शी। ठीक है, अब इस तरीके का बन गया। अब हम इसको आपस में जोड़ देते हैं शब्दों को। ठीक है, तो देव के व में हमने आ को जोड़ दिया तो व पूरा बन गया। ठीक है, और ये जो आपका आधा रा है, तो जहां भी आधा रा होता है वो अपने आप में आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो रा है ये आगे जो शी वर्ण है इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और व जो है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अर में आ है तो वह तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसको आपस में आप कनेक्ट कर दीजिए। अ को व से जोड़ दीजिए, शी को र से जोड़ दी तो र ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो शब्द बन जाएगा देवर्षि। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या समझना है, अ प्लस री दोनों मिलके अर हो जाता है। ठीक है, तो जो अर है वो पहले वाले वर्ण को कंप्लीट कर देगा, और जो रा है वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बस इतना ही समझना है यहाँ पे। तो सेकंड एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं, महा प्लस ऋषि। ठीक, तो महा में क्या है आपका, महा में आ है। इधर री, ऋषि का री है, तो आ और री आपस में मिले तो अर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, मह। तो जो महा शब्द में जो आ था और ऋषि का जो री था दोनों मिलके अर हो गया, तो महा आपका आधा रह गया। ठीक है, इसको हलंत से मैंने यहाँ दिखाया है, महा आधा हो गया, फिर अर है, और फिर आगे वर्ण है शी। ठीक है, क्योंकि री को भी अर हो गया है और आ को भी अर हो गया है। तो इस तरीके से हो गया महा, अर और शी। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब हम इसको जोड़ देते हैं। तो महा में हमने अ को जोड़ दिया तो महा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये जो रा है ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। ठीक है, तो महर्षि। ठीक है, ये शब्द बन गया महर्षि। ठीक है, आ प्लस री बराबर अर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दो तरीके के एग्जाम्पल हमने देखे। ठीक है, देव शब्द में ह्रस्व आ है और महा में दीर्घ आ है। ठीक है, दोनों में जब गुण संधि होगी, आ और री की जगह अर होगा, तो देवर्षि और महर्षि यही शब्द बनेगा। ठीक है, महर्षि और देवार्षि इस तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, संधि में अर होता है तो ह्रस्व आ ही आपको दिखाई देगा, चाहे विग्रह में दीर्घ आ हो। ठीक है, क्योंकि उसकी जगह पे अर हो जाएगा और दोनों मिलके महर्षि इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कृष्णर्धि, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो कृष्ण शब्द है, कृष्ण के रा में आ है, कृष्ण के ण में आ है, इधर रिद्धि का, रिद्धि शब्द है ना, बस सुना होगा रिद्धि सिद्धि, तो ये रिद्धि शब्द है। ठीक है ना, तो रिद्धि का री है। तो अब यहाँ पे आ के बाद री आया तो वही रूल चलेगा कि आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। तो कृष्ण के ण के अ और रिद्धि का जो री है उसको अर हो जाएगा, तो कृष्ण का रा आधा हो जाएगा, इधर दोनों को अर हो गया, इधर धी शब्द है, आ को हम कृष्ण के ण से जोड़ देंगे और रा जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो कृष्णर्धि ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, कृष्ण प्लस रिद्धि बराबर कृष्णर्धि। ठीक है, तो संधि होके आपके ये नए शब्द बनते हैं। ये बीच का जो मैटर है ये केवल और केवल मैंने आपको समझाने के लिए और सरलता से आपको समझ में आ जाए इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन संधि युक्त पद जो है वो यहाँ लिखे हुए हैं, रेड कलर से सभी में लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, चलिए अब आगे एक और रूल है कि यदि, नेक्स्ट रूल है, आखिरी रूल है ये गुण संधि का, अ और आ के बाद यदि री आता है। ठीक है ना, देखिए संस्कृत में एक नया वर्ण भी होता है री। ठीक है ना, तो अ और आ के बाद यदि री आता है, ठीक है,
तो उसको अल हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? अल हो जाता है। अगर आपको ऊपर वाली संधि समझ में, ये ऊपर वाला रूल समझ में आ गया है तो नीचे वाला भी और आपको आराम से आ जाएगा समझ में, ठीक है। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में भी गुण संधि होती है, ठीक है। तो हिंदी में केवल 3 ही रूल होते हैं आपके, अ ई बराबर ए, अ उ बराबर ओ, अ री बराबर अर, ठीक है। लेकिन संस्कृत में एक ये नया रूल भी है, ठीक है। तो अभी तक तो ये पेपर में, पुराने प्रश्न पत्रों को यदि हम देखें तो अभी तक तो पेपर में आया नहीं है, लेकिन आगामी आपका आगामी एग्जाम में, यानी आने वाला जो एग्जाम है उसमें ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, तब प्लस ऋकारः, ठीक है। अब यहाँ पे तब के व में क्या है? अ, और इधर ऋकार का री है, ठीक है। तो आ के बाद यदि री आएगा तो क्या हो जाएगा? उसको अल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब तब का व जो है, तब के व में जो अ था और ऋकार का जो री था, दोनों को अल हो गया तो व आधा रह गया, ठीक है। और इधर अल हो गया और इधर बचा आगे कार शब्द, ठीक है। तो अब इस अ को हम व में जोड़ देंगे, पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ला देखिए, ला आधा है, ठीक है। तो ला आधा है तो ला आधा ही रहेगा, व कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से अब हम इसको जोड़ देते हैं आपस में, ठीक है। तो व में अ जोड़ा तो व पूरा हो गया, ला आधा रहेगा। तो ये देखिए जो युक्त पद, संधि युक्त पद जो है वो ऐसे बन जाएगा, तवलकारः, ठीक है। ऊपर जो हमने देवर्षि पढ़ा था, देख इसको और देख लीजिए, इसको यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देव में व आधा था, फिर अ को हमने जोड़ दिया, फिर रा आधा था, ठीक है। तो भाई रा जो आधा होता है वो तो ऊपर चला जाता है, लेकिन ला थोड़ी ना ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो ला आधा का आधा रहेगा, नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो तवलकारः, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? अ और री को अल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मम प्लस ऋकारः। तो मम के म में जो आ है और ऋकार का जो री है, ठीक है, आ और री बराबर अल हो जाएगा। तो मम का जो म है वो अधूरा आधा रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस मम के आ और री की जगह पे क्या हो गया? अल हो गया। और आगे शब्द बचा कारः, ठीक। तो मम के जो ये म आधा है, इसमें आ को जोड़ दीजिए तो मम पूरा हो गया, ला आधा रहा, तो संयुक्त पद ऐसे बन जाएगा, ममलकारः, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इससे अतिरिक्त तो कोई नहीं आएगा। अगर आपका आएगा तो यही आएगा, तवलकारः ममलकारः, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक हमारी गुण संधि हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 पे आती है वृद्धि संधि, ठीक है। तो वृद्धि संधि का जो सूत्र है, तो वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि, ठीक है। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। तो यहाँ पे जैसे हमने गुण के बारे में जाना कि गुण क्या होता है, ठीक है, इसको यदि आप जान लेते हैं तो संधि समझ में आसानी होती है। गुण जो होता है वो ए, ओ, अर और अल होता है, यानी किसी भी आपको शब्द में यदि ए, ओ, अर और अल दिखाई दे तो वहाँ गुण संधि होती है, ठीक है। आप बेझिझक वहाँ पे गुण संधि पे टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार वृद्धि संधि कहाँ होती है? तो वृद्धि संधि का मतलब होता है आई और औ, ठीक है। अगर आपको आई और औ दिखाई देता है तो वहां पे वृद्धि संधि होती है, ठीक है। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि, ठीक है। क्योंकि अगर पेपर में पूछा जाए वृद्धि संधि का सूत्र बताइए तो वृद्धि रेचि बताना है आपको, ठीक है। रेचि, जिसमें ची लास्ट में आ रहा हो वही वृद्धि संधि का सूत्र होगा, क्योंकि एक और सूत्र इससे मिलता जुलता है, वृद्धि रादैच ऐसे करके, ठीक है। उसमें च अंत में है, इसमें ची अंत में है, ठीक है। तो वृद्धि रेचि सूत्र को भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब वृद्धि संधि का नियम देखेंगे तो नियम इसका कंप्लीटली यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि यदि आ के बाद ए आए रहे, ठीक है, तो आ और ए आए दोनों मिलके आई हो जाता है, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, यदि आ के बाद ओ औ हो, ठीक है, तो दोनों मिलके दीर्घ आऊ हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो एक बार फिर देख लेते हैं नियम। 2 नियम है इसमें, ठीक है, और दोनों नियम समझने हैं। यदि आ के बाद ए आए, ठीक है, ए आई दोनों में से कोई भी आए तो आई हो जाता है, फर्स्ट नियम। सेकंड नियम, यदि आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाता है, ठीक है। एक सरल रूल मैं आपको बताऊंगी, यदि आपको आई की मात्रा दिखाई दे किसी संधि में, आई की मात्रा, देखिए डबल मात्रा है ना,
जो ए होता है उसकी तो एक मात्रा होती है, जो आई होता है उसकी डबल मात्रा होती है। ठीक है, अगर किसी भी संधि में आपको डबल मात्रा दिखाई दे, यहाँ पे देखिए संधि युक्त पद है, अभी हम समझेंगे इसको, सभी में डबल मात्रा है यानी आई हो गया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे वृद्धि संधि है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको डबल मात्रा औ की दिखाई दे यानी औ की मात्रा दिखाई दे, ये देखिए सब जगह औ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वृद्धि संधि है। ठीक है, आई की मात्रा आपको दिखाई दे, औ की मात्रा दिखाई दे, तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। ये सरल तरीका है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पे रूल कैसे फॉलो होता है और कैसे वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पहला एग्जाम्पल है अद्य प्लस एव। ठीक है, तो अद्य शब्द जो है उसके दिया के लास्ट में अ है, इधर ए है, अ और ए को मिलके क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो यहाँ पे बन गया अद्यैव। ठीक है, आई हो गया बड़ा आई, तो यहाँ पे बड़े आई की मात्रा आपको दिखाई देगी। ठीक है, शब्द जुड़ जाएंगे, तो जब शब्द जुड़ जाता है तो उसकी मात्रा ही हमें दिखाई देती है। ठीक है, जब किसी आपके आधे व्यंजन में कोई स्वर जब जुड़ता है तो वो स्वर की मात्रा हमें वहाँ दिखाई देती है। ठीक है, तो अद्य का अ और एव का अ दोनों को आई हो गया। ठीक है, तो आपको अब आई की मात्रा यहाँ पे दिखाई देगी और नया शब्द बन गया अद्यैव। ठीक है, ऐसे ही सदा प्लस एव। ठीक है, तो सदा प्लस एव में सदा में सदा के दा में आ है। ठीक है, इधर ए है, तो दोनों मिलके क्या बन गया, दीर्घ ए बन गया, सॉरी ए आई बन गया आई, तो सदैव। ठीक है, देखिए डबल मात्रा हो गई। ऐसे ही देव में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ह्रस्व आ है, यहाँ पे दीर्घ आई है, तो सॉरी आई तो दीर्घ होता ही है, तो आ के बाद आई आया तो आई हो गया। ठीक है ना, अ प्लस आई बराबर आई, तो देवैश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। ठीक है, ऐसे ही महा, यहाँ पे दीर्घ आ है, यहाँ पे भी आई है, तो आ के बाद आई आया तो आई हो गया, तो महैश्वर्यम। ऐसे कृष्ण है, कृष्ण के बाद ए है, दोनों मिलके क्या बन गया, दीर्घ आपका आई बन गया, तो कृष्णैकत्वम। ठीक है, ए है, ए के बाद एकम आया यानी एक के क में अ है, इधर ए है, तो एकैकम। ठीक है, जब जुड़ा तो आपका आई बन गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिया है, जैसे आप समझेंगे अ के बाद ए आए तो आई, आ के बाद ए आए तो आई, ह्रस्व आ के बाद आई आए तो आई, ह्रस्व दीर्घ आ के बाद आई आए तो आई। ठीक है, होना आई ही है, दीर्घ संधि में आपको आई ही दिखाई देगा, तो ये जो हमारे संधि पद है सब में आई दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डबल मात्रा आई की, इसका मतलब दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए आगे सेकंड रूल देख लेते हैं। यदि अ और आ के बाद ओ आए, ठीक है, कोई सा भी ओ आए, दोनों में से कोई सा भी ओ आए, तो क्या हो जाएगा, वो औ में परिवर्तित हो जाएगा, औ। ठीक है, औ में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे जल प्लस ओघा। तो ओघा में यहाँ पे आपका ओ है, तो जल प्लस ओघा बन के यहाँ पे ल में अ है, इधर ओ है। ठीक है, ल अ प्लस ओ बराबर औ, तो जलौघ। ठीक है, यहाँ पे औ हो गया है। ऐसे ही गंगा प्लस ओघा। ठीक है, ओघ शब्द का मतलब होता है प्रवाह। ठीक है, जल का प्रवाह जलौघ, गंगा का प्रवाह गंगौघ। ठीक है, तो गंगा प्लस ओघा बन गया गंगौघ। ठीक है, औ हो गया। वन प्लस औषधम, अब देखिए यहाँ पे वन में आ है, तो आ के बाद औ आए, चाहे ओ आए चाहे औ आए, दोनों में से कोई भी आए, होना उसको औ है। ठीक है, तो वनौषधम, क्या हो गया, वनौषधम। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दीर्घ औ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे आपका छोटा ओ हो चाहे बड़ा औ होना बड़ा औ ही है। ठीक है, अब आगे आता है महा प्लस औषधम, तो महा में आ है, इधर औषधम का औ है, तो महौषध हो गया महौषधम। ऐसे ही तब प्लस तब शब्द है, यहाँ पे आगे औदार्यम शब्द है, तो आ और औ मिलके क्या हो गया, दीर्घ मतलब बड़ा औ हो गया, तो तवौदार्यम। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह आपको औ दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि यहाँ पे वृद्धि संधि है। ठीक है ना, औ हो जाने पे वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और जाननी है हमको कि
प्रश्न में आपका ये भी आ सकता है कि भाई जलोघा का संधि विच्छेद करिए, ठीक है ना। तो जब आप संधि विच्छेद करें तो आप ध्यान रखें कि ये जो हम संधि विच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे मतलब औ है या ओ है, यानी आपको ये डबल मात्रा वाला ओ है कि एक मात्रा वाला ओ है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओ शब्द जो है वो एक मात्रा वाला है, तो एक मात्रा वाले ओ पे ही आप टिक करेंगे, जल प्लस ओघा, ठीक है। अगर औषध शब्द है तो वो दीर्घ मात्रा युक्त तो होता है, ठीक है, डबल मात्रा वाला, तो डबल मात्रा वाले पे टिक करेंगे। ऐसे ही ठीक है, आपको यहाँ भी समझना है। जैसे एव शब्द है, ठीक है, तो ये इस पे कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, यानी वो मतलब हिरस्व मतलब तो आपको ए वाले पे टिक करना है, ठीक है। और जब दे प्लस ऐश्वर्य आए तो दीर्घ वाले ऐश्वर्य पे टिक करना है, यदि वो विच्छेद पूछता है तो, ठीक है। तो ये वृद्धि संधि कंप्लीट हो गई। वृद्धि संधि के बाद आती है यण संधि, ठीक है। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची, ठीक है। तो यण संधि के सूत्र में भी यण आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से पहचान लेंगे यदि प्रश्न पत्र में पूछे वो सूत्र को, ठीक है। तो जैसे हमने अभी तक जाना कि गुण संधि है तो गुण संधि ए ओ अर अल होता है, वृद्धि संधि है तो आई औ होता है। ऐसे ही यण संधि में क्या होता है, तो यण संधि में हमें 4 ये अक्षर दिखाई देंगे, य व र ल, ठीक है। तो यण संधि में हमें 4 दिखाई देंगे, य व र ल, ठीक है। चलिए, तो इस संधि का रूल जान लेते हैं। इस संधि का रूल, संधि का नियम ये है कि यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ह्रस्व री या दीर्घ री या फिर रे, ये 4 वर्ण हो गए, ध्यान दीजिएगा, ई उ री और रे, ठीक है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। इन वर्णों के बाद यदि इनसे भिन्न कोई भी स्वर आए तो, ठीक है, ये वर्ण आगे वाले शब्द में हो और इनके बाद में इनसे भिन्न कोई भी वर्ण आए, ठीक है, यानी ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न मतलब अलग, ठीक है, अलग स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है। तो ये 4 आपको रूल दिखाई देंगे। तो ई को य हो जाता है, उ को व हो जाता है, री को रा हो जाता है और रे को ला हो जाता है, ठीक है। ध्यान देना है, यण संधि में आपको ये 4 अक्षर ही दिखाई देंगे, क्या क्या, य व र ल। और आपको ध्यान केवल इतना रखना है कि ई को य होता है, उ को व होता है, री को र होता है, री को ल होता है, ठीक है। यण संधि का मतलब ही यही है, य व र ल, ठीक है। ये यण भी क्या है, प्रत्याहार है, तो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, वहीं से प्रत्याहार है ये। तो यण में 4 अक्षर आते हैं, य व र ल, इसलिए यण संधि कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यण संधि में 4 अक्षर होते हैं ये, ठीक है। तो य व र ल ना बोल के उन्होंने शॉर्ट में बोल दिया कि भाई यण संधि हो रही है यहाँ पे, यण मतलब य व र ल, ठीक है। चलिए, पहला रूल हम देखते हैं, बहुत सरल संधि है, केवल बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे ई को य हो जाएगा, उ को व, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादातर छात्रों की परेशानी ये होती है कि यण संधि जब चालू होती है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमें पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, बाकी एग्जाम्पल अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे पहला शब्द क्या है, प्रति, ठीक है, प्रति, प्रति में ह्रस्व ई है और आगे नेक्स्ट शब्द है हमारा अक्षः, अक्षा में ह्रस्व आ है। अगर ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो यहाँ पे देखिए, हम ई के बाद जो अ है वो भिन्न स्वर है, समान स्वर तो है नहीं, ई के बाद ई तो है नहीं, तो ई के बाद जो अ है ये हमारा भिन्न स्वर है, ठीक है। तो भिन्न स्वर आने पे क्या हो जाएगा, ई को य हो जाएगा, ठीक है। इस संधि में आपको ध्यान रखना है, इस संधि में ई को य हो रहा है, केवल ई को य हो रहा है। अभी तक हमने जितनी संधियां पढ़ी, मैं एक बार स्मरण करा दूं, अभी तक हमने दीर्घ संधि पढ़ी, गुण संधि पढ़ी और वृद्धि संधि पढ़ी। इन तीनों संधि में क्या है, दोनों अक्षर आ हो गया, ठीक है, आ के बाद ए आ के बाद ई आया तो ए हो गया गुण संधि में, आ के बाद ओ आया, आ के बाद ओ आया तो औ हो गया वृद्धि संधि में, ठीक है, दोनों मिलके हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये जो यण संधि जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, यण संधि में दोनों अक्षरों को मिलाकर, दोनों अक्षर के मिलने से परिवर्तन नहीं होता, केवल एक ही अक्षर में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, मतलब दूसरे अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। यण संधि में जो बाद वाला अक्षर है, जो बाद वाला वर्ण है, ये अक्ष का जो अ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है।
केवल जब प्रति का ई और अक्ष का अ आपस में मिलेंगे तो ई में परिवर्तन होगा य का, यानी ई जो है वो य में बदल जाएगा, ठीक है ना, और अक्ष का जो अ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रति का ई है, ई के बाद भिन्न स्वर आया अ, तो इस प्रति का ई है उसको क्या हो गया, य हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग करके लिखा केवल आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप सरलता से इसको समझ सकें और आपको बिल्कुल भी आपका कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो प्रति का जो त था जब वो ई में बदल, प्रति के त में जो ई था त में जो ई था वो या में बदल गया तो त क्या हो गया, त हमारा आधा रह गया, ठीक है। जब हम व्यंजन में से स्वर को हटा दें तो व्यंजन तो अधूरा ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये व्यंजन हमारा अधूरा रह गया और ई को क्या हो गया, या हो गया, ठीक है। तो संधि में हम ई को क्या कर रहे हैं, या कर रहे हैं, तो यह व्यंजन भी अधूरा ही होता है, आधा होता है, ठीक है। तो यह भी आधा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया प्रत, या और अक्षः। मैं आपको बार बार बता रही हूँ अक्ष के अ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल ई में परिवर्तन होगा। तो अब ये हमें ये परिवर्तित हो गए, ऐसा हमें जो शब्द है वो मिला, ठीक है। क्या मिला, प्रत य अक्षः। अब हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो त में य को जोड़ेंगे तो ये त्य इस तरीके से हो जाएगा, और यह जो आधा है उसमें अक्ष का अ मिल जाएगा, तो नया शब्द हमें मिलेगा प्रत्यक्षः, ठीक है। तो प्रति प्लस अक्षः प्रत्यक्षः, ठीक है। ये बीच का जो लिखा है ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि ई को य हुआ और जब हमने उसे जोड़ा तो आधा त और य भी आधा था, तो य में अ में अक्ष का अ मिल गया, तो प्रत्यक्षः, ठीक है। मुझे लगता है आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरा एग्जाम्पल भी समझ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अब अति प्लस आचारा। तो अति का जो ई है, ठीक है, इसके बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो ई को भी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो अत का अत का ता आधा रह गया, अत के जो ता का जो ई था उसको यह हो गया, और आगे शब्द आचार है, आचार के आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अत या आचार बना। अब ये इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने जोड़ा तो अ आधा त और आधा य, फिर या में हमने आचार को जोड़ दिया तो या में आ की मात्रा दिखाई देगी, तो अत्याचारः, ठीक है। तो यण संधि में लोग समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे जैसे प्रत्यक्ष है तो यहाँ पे या है, और यहाँ पे हमने ई को या किया तो यहाँ पे आ कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो फर्क पड़ता है ये आगे वाले अक्षर का पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अक्ष शब्द था तो प्रत्यक्ष बन गया, यहाँ पे आचार शब्द है तो अत्याचारः इस तरीके का बनेगा, ठीक है। यानी जो बाद में शब्द होगा, जो बाद में शब्द होगा, जो बाद वाले शब्द में जो वर्ण होगा, ठीक है, उस वर्ण की मात्रा उस या में लग जाएगी, ठीक है। जो ई की जगह पे जो या परिवर्तित होगा उसमें बाद वाले अक्षर की मात्रा लग जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है प्रति प्लस एकम। तो प्रति का जो ता में जो ई था उसको हमने या कर दिया तो ता आधा रह गया, तो प्रत य एकम, ठीक है। अब उसको हम जोड़ देते हैं तो प्रत्यय य है, तो या में जो आगे वाला शब्द एकम है वो एक जो है वो या में जुड़ जाएगा, तो प्रत्येकः, ठीक है ना। तो प्रत्येकः बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है देवी प्लस आगमनम। तो देवी व में ई है, ध्यान दीजिएगा, ई को क्या हो जाएगा, य, क्योंकि आगे आ रहा है, तो देव य, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो आगमन का जो आ है वो य में जुड़ जाएगा, तो देव्यागमनम, ठीक है। ऐसे ही प्रति प्लस उपकारः, ती में जो ई है उसको हो गया य, तो प्रत य, आगे नेक्स्ट शब्द हमारा क्या है, उपकारः, जब जोड़ेंगे तो य में ऊ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये ह्रस्व ऊ है तो ह्रस्व ऊ की मात्रा ही दिखाई देगी, तो प्रत्युपकारः, ठीक है। ध्यान देना है ये जो ई की जगह पे हम या कर रहे हैं, ये या जो है ये अर्धमात्रिक है, आधा है, व्यंजन है, ठीक है। तो इसमें आगे वाले अक्षर का, आगे वाले शब्द का जो भी अक्षर होगा, अगर ए है तो ए की मात्रा हो जाएगी, देखिए प्रत्येकः, आ है तो आ की मात्रा हो जाएगी, आगमनम, ऊ है तो ऊ की मात्रा, प्रत्युपकारा, अब ये शुद्ध्युपास्या में ऊ है तो ऊ की मात्रा, ठीक है ना। एक लास्ट एग्जाम्पल है शुद्ध्युपास्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अभी तक तो पूछा नहीं गया है लेकिन पेपर में पूछा जा सकता है। सुधी के धी में दीर्घ ई है,
ठीक है। उसके बाद ऊ है तो धा आधा रह गया, फिर या और उसमें ऊ मिल गया तो शुद्ध्युपास्य। एक और एक और बात जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सब जगह जो या है उसके आगे वाला वर्ण जो है वो आधा हो जाएगा और बाद वाले शब्द में जो वर्ण होगा उसकी मात्रा आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो य से पहले यदि आपको कहीं भी आधा वर्ण दिखाई दे इसका मतलब वहाँ पे यण संधि हुई है। ठीक है, यण संधि में ई को य होता है। ठीक है, जब आप संधि विच्छेद करें, यदि प्रत्यक्षः पूछ के संधि विच्छेद पूछा तो वहाँ पे य हुआ है, इसका मतलब विच्छेद में ई आएगा। ठीक है, प्रति होगा। तो ये तो हमने पहला रूल जान लिया। अब पहला रूल जान लिया है तो बाकी भी संधि को आप आराम से समझ लेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है ऊ को व। ठीक है, यानी ऊ को क्या हो जाता है, व हो जाता है यदि आगे भिन्न स्वर हो तो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सु प्लस अल्पम। ठीक है, तो सु में क्या है आपका ऊ है, सु में ऊ है और इधर अल्प का अ है। तो अब यहाँ पे ऊ को क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। ठीक है, रूल में क्या दिया है, ऊ को व, तो ऊ को व हो जाएगा। ठीक है, तो स कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। ऊ को हो गया व भी आधा है, अल्पम का आ उसे कंप्लीट कर देगा तो स्वल्पम। ठीक है, ऐसे ही सु प्लस आगतम, सा में ऊ है। ठीक है, ऊ को हो गया व। ठीक है, सा आधा बचा, व भी आधा है, आधा ही व होगा। अब हम इसको जोड़ देते हैं तो सा और व जोड़ा तो स्व, और फिर वह भी आधा है तो आगतम का आ जोड़ा तो स्वागतम। नेक्स्ट एग्जांपल, अनु प्लस अयः। अनु में न में ऊ है, ऊ को हो गया व तो अन रह गया, फिर व हो गया, अया का अ जुड़ जाएगा तो अन्वयः। ऐसे ही मधु प्लस अर्हि में देखेंगे, मधु में ऊ है। ठीक है, ऊ को क्या हो गया व तो मध, धा आधा रह गया, मध, ऊ को हमने व कर दिया, व भी आधा है, अरि उसे कंप्लीट कर देगा तो मध्व, अ व में जुड़ जाएगा तो मध्वरी ही। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, अनु प्लस एषणम। ठीक है, तो अनु के न में ऊ है। ठीक है, ऊ में हमने एषण शब्द को अनु के न में ऊ है। ठीक है, आगे एषण आ रहा है, एषण शब्द है, ये भिन्न स्वर है तो ऊ को हो गया व, न आधा रह गया तो अन्व, और एषण का जो ए है वो कंप्लीट हो जाएगा तो अन्वेषणम। ठीक है, ऐसे ही मनु प्लस अंतरम। ठीक है, ऊ को हो गया व तो मन व, मन व, अंतरम मनवंतरम। वधु, वधु शब्द में दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ हो चाहे ह्रस्व ऊ हो, अगर उसके बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो ऊ को व होना ही है। ठीक है, तो ऊ को क्या हो जाएगा व, तो धा आधा रह जाएगा तो वध्व, वध्व हो गया, व भी आधा है तो आगमन उसे कंप्लीट कर देगा तो वध्वागमनम। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, तो अभी हमें दो रूल पढ़े, ई को या, ऊ को वा। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो री को हो जाएगा र। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे हलंत लगा के लिखा है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि र जो है वो आधा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है पहला एग्जाम्पल को समझ लीजिए, बाकी आप अपने आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे पितरी शब्द है, त्रि त्रि। ठीक है, तो त में री की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, आगे आता है अंशः, तो इस जो री है इसको हो जाएगा र। ध्यान दीजिएगा, पितरी में जो री दिखाई दे रहा है ना आपको, जो री की मात्रा दिखाई दे रही है, तो इस री को क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। और आगे अंशः शब्द है तो कैसा आपका एग्जाम्पल बनेगा, देखिए, तो पितरी के री को हमने र कर दिया तो त आधा रह गया। ठीक है, तो पित री को हो गया र, तो पित र। ठीक है, अब त और र मिलके क्या बन जाता है, त्र बन जाता है, तो पित्रा बन गया। अब अंशा को आप उस त्र से जोड़ दीजिए तो पित्रंशः। देखिए अंशा की वो बिंदी लगी तो बिंदी वो वैसे की वैसी लगी रहेगी तो पित्रंशः। ठीक है, ऐसे ही धात्री प्लस अंशः। ठीक है, तो यहाँ पे त के नीचे जो री है उसे र हो गया तो त आधा रह जाएगा। ठीक है, तो धा त र, इसको तारा को जोड़े त्र बन जाएगा, वो भी आधा रहेगा, त्र वही संयुक्त व्यंजन है वो भी आधा रहेगा, फिर अंश जो है उसे कंप्लीट कर देगा तो धात्रंशः। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी संधि में ये त्र दिखाई दे, ठीक है ना, त्र बना हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब त और र मिलके ही त्र बना है, और वहां पे क्या है आपकी यण संधि हुई है क्योंकि वहां पे री को र हो जाता है। ठीक है, तो पित्रंशः, धात्रंशः, ये दो एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मातृ प्लस आनंदः।
ठीक है। मातृ प्लस आनंद, तो त को क्या हो गया, र हो गया, तो मात्र आनंद, तो मात्रानंद। आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो बड़ा त्रा बन जाएगा। पितृ प्लस आ गया तो पितर पितृ आज्ञा पित्राज्ञा। मातृ प्लस आदेश, तो री को रा हो गया, तो मात्र आदेश मात्रादेश। ठीक है। त्र यदि आ रहा है तो भी वहां पे आपकी यण संधि हुई है। ठीक है। अगर व दिखाई दे रहा है आपको और व के आगे आधा अक्षर है, ठीक है, सब जगह देखेंगे व आ रहा है, व के आगे आधा अक्षर है, तो इसका मतलब यहाँ पे व हुआ है, तो यण संधि। यण संधि में य व र ल ये 4 अक्षर आपको दिखाई देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, री को ल हो जाता है। ठीक है। यदि ये नया रूल है, अगर आपको री दिखाई देता है कहीं भी तो री को क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। सपोज एग्जाम्पल पहला यहाँ पे री है, री के बाद अकार शब्द है। ठीक है ना। तो अब इस री का जो री है ये अपने आप में स्वर है। ठीक है। तो इस री को ला हो जाएगा। ठीक है। तो पूरा जो री है वो ला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो री की जगह हमने ला कर दिया। अब ला जो आधा है उसमें अकार का अ जुड़ जाएगा तो लकारह, ये बन गया। ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड वाला एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे री है, री के पास आकृति ही शब्द आ रहा है। ठीक है। तो ये जो री है तो ये री पूरा ला में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा ला में बदल जाएगा। तो री की जगह पे ला हो गया, ला आधा है तो आकृति आकृति जो है वो आधे ला में जुड़ जाएगा, उसे पूरा कर देगा, कंप्लीट कर देगा, तो लाकृति ही। ठीक है। इसी प्रकार से लकारह ऊपर और नेक्स्ट वाला आकृति। ठीक है। तो यण संधि कंप्लीट हो गई हमारी। आपको आ ही गया होगा समझ में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अयादि संधि नंबर 5। अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र होता है एचो यवा यावह। ठीक है। ये जो चिन्ह होता है ना, ये एस जैसा, इसको हम कहते हैं अ की जगह पे ये चिन्ह दिखाई देता है संस्कृत में, तो एचो अयवा यावह या एचो यवा यावह, ऐसे सूत्र का उच्चारण हो सकता है। ठीक है। तो अयादि संधि में आप पहचान ही लेंगे, सूत्र आए तो अय व या व इस तरीके का आपको दिखाई दे, एचो यवा यावह इस संधि का सूत्र है। संधि का सूत्र ध्यान देना है आपको। अब संधि का नियम देख लेते हैं। तो संधि का नियम ये है कि यदि ए ऐ ओ औ, ये चारों जो अक्षर होते हैं ना हमारे ए ऐ ओ औ, ये चारों आपको माइंड में रखना है। ठीक है ना। तो ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है, कोई भी, अ से अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, मतलब ए के बाद अगर ए भी आ जाए तो भी ठीक है। तो ए को ऐ हो जाता है। अब संधि का रूल चालू हो रहा है। हाँ, ए को ऐ हो जाता है, आई को आय हो जाता है। ठीक है। ये जो आपका ये एक मात्रिक जो ए है उसे ऐ हो जाएगा, ये जो डबल मात्रा वाला आई है उसको आय हो जाएगा। ठीक है। ओ को अव हो जाएगा और औ को आव हो जाएगा। ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको दिखाई देंगी, यानी ए को ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव। ठीक है। चलिए तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ए को ऐ, ये थोड़ा मात्रा यहाँ पे थोड़ा, हाँ, तो ए को ऐ ये समझना है हमें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहला एग्जाम्पल है हमारा ने। ने प्लस अनम। ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो संधि है ना, ये शब्दों के बीच में होती है। अभी तक हम जो संधि पढ़ रहे थे यहाँ पे 2 भिन्न भिन्न शब्द थे, यानी अलग अलग शब्द थे। ठीक है। जैसे यहाँ बधू अपने आप में शब्द है, आगमनम अपने आप में एक शब्द है। ठीक है। तो यहाँ 2 भिन्न भिन्न शब्द थे, अलग अलग शब्द थे। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शब्द, यहाँ पे नयन शब्द हमें बनाना है। नयनम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो नयनम हो गया। तो ये शब्द के बीच में होती है संधि। यदि आप हिंदी में भी पढ़ेंगे ना तो वहाँ भी आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है। शब्दों के बीच में ही संधि होती है, अयादि संधि। ओके। तो चलिए, तो यहाँ पे आगे ने है, उसके बाद में अनम। ओके। तो यहाँ पे ने के लास्ट में वर्ण कौन सा है, ए। अब ए के बाद भिन्न स्वर, क्या भिन्न स्वर नहीं, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर। ठीक है। तो आ आया तो इस ए को क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक है। एक केवल ए को ऐ होगा, तो ना आधा रह गया और ए को हो गया ऐ। ठीक है। क्या हुआ, न आधा रह गया, ए को हो गया ऐ और लास्ट में अनम है। ठीक है।
तो अनम वैसे कैसे ही रहा। अब देखिए ए को हमने अय कर दिया, अब हम इसको जोड़ देते हैं तो न में अ जुड़ा तो न पूरा बन गया, य में अ जुड़ा तो य पूरा हो गया, तो न य न। संस्कृत है तो म जोड़ दिया तो नय नम। हिंदी है तो म को आप हटा दीजिए, तो नयन बचेगा केवल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका नयन बना। ऐसे ही चे प्लस अनम, यहाँ पे चे में ए है, उसके ए को अय में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो च है ए है, इसमें ए को हमने अय कर दिया तो च आधा रह गया, फिर ए को अय कर दिया, इधर अनम है आगे, तो अब च अय अनम, च में अ जोड़ दीजिए और या में अ जोड़ दीजिए तो च य नम, ठीक है। तो नयनम चयनम, ये दो आपके एग्जाम्पल बन गए। थर्ड एग्जाम्पल है, थोड़ा टिपिकल है लेकिन ये आता है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हरे शब्द है, ठीक है। तो हरे में ए है, इसके बाद ए, इसके बाद ए आया, तो इस ए को हरे का जो हरे के र में जो ए है इसको अय हो गया तो र आधा हो गया, अय हो गया, और उसके बाद ए है। अब हम इसको जोड़ देते हैं, तो हर के र में आ जोड़ा और या में ए जोड़ दिया तो बन गया हर ये, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, र के ए को हम र में जो ए था हमने उसको अय कर दिया तो हर, मध्य वाला देख लीजिए, हर अय ए, अब इसको जोड़ दी तो हरा ए बन जाएगा, आप जोड़ के देख लेंगे हरा ए बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो बीच में लिखा है ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट संधि हो जाती है, ठीक है। ने प्लस अनम नयनम, चे प्लस अनम चयनम, हरे प्लस ए हरे, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, आई को आय। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई को आय होगा, जैसे यहाँ पे न दिखाई दे रहा है तो न में डबल मात्रा है, यानी यहाँ पे आई है, ठीक है। तो आई जब भिन्न किसी भी स्वर से जुड़ेगा तो आई हो जाएगा, तो न आधा रह गया, जो आई था उसको आय कर दिया, ठीक है। और आगे अक है, अब इसको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना, बस केवल जोड़ दीजिए। तो न में आ जोड़ा तो ना य, और फिर य में आ जोड़े ना य कह, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझना है आपको, गई है तो गई में हमने अक, गई प्लस अक, तो ग आई को हमने आय कर दिया तो ग आय अक गाय कहा, ठीक है। ये जो बीच में लिखा है ना, इससे आपको समझ में काफ़ी आसानी होगी कि भाई ये संधि हुई कैसे है, ठीक है ना। देखो आई की जगह पे आय हो गया तो ग डेफिनेटली आधा रह जाएगा और अक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यण संधि में बाद वाले अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, इसमें इस संधि में भी बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले वाले अक्षर की जगह पर ही परिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई को आय हो गया, ठीक है, ग आधा रहा, अब आप उसको जोड़ दीजिए तो गा या कह बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बतानी है यहाँ पे, कभी कभी वो आप संधि विच्छेद भी पूछ सकता है, ठीक है ना, संधि विच्छेद भी पूछ सकता है। तो आपको वहाँ पे नाय कहा है तो आपको देखना है कि यहाँ पे नाय हुआ है, क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पे हुआ है नाय, इसका मतलब आय हुआ है। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें डबल ए की मात्रा वाले पे टिक करना है, न, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान देना है। अब यहाँ पे नयनम में देख लीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नय हुआ है यानी अय हुआ है, तो अय छोटे अ की ए की जगह पे होता है, तो वहाँ पे जब संधि विच्छेद पे टिक करेंगे तो छोटे ए वाली मात्रा पे टिक करेंगे, ओके। आगे चलते हैं, ओ को अब, यदि किसी शब्द किसी अक्षर के बाद में ओ है, और उसके बाद कोई भी स्वर आता है तो उस ओ को हो जाता है अब, जैसे यहाँ पे दिया गया है पो, ठीक है। तो पो में क्या ओ आ रहा है, उसके बाद भिन्न, उसके बाद स्वर आ रहा है अ, ठीक है। तो इस ओ को क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक है। तो प हमारा आधा बचेगा, ओ को हो गया अब। नेक्स्ट आगे शब्द है अनम, अब आप इसको जोड़ दीजिए तो पवनम बन जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। भो प्लस अनम, यहाँ पे भो में ओ है प्लस अ है, ठीक है। तो इस ओ को हो जाएगा अब, ठीक है, और अनम को जोड़ दिए तो भवनम। ऐसे ही यहाँ पे पो है, पो में हम इत्र को जोड़ेंगे, ठीक है। तो पो का जो ओ है उसको अब हो जाएगा, आगे इत्र है तो पवित्रम, ठीक है ना, ई जुड़ जाएगा ना व में तो पवित्रम बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है ये, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे विष्णु प्लस ए, तो ओ को हो गया अब, तो विष्णु का आधा अब इसको जोड़ दीजिए तो विष्णवे, ठीक है। तो ये ओ को अब एग्जाम्पल बन गया। अब नेक्स्ट आता है औ को आव, तो यहाँ पे प है, ठीक है, प डबल मात्रिक, अब इसको हमें क्या करना है, आव करना है, तो प आधा रह गया और आव हो गया, ठीक है। आगे आता है अकह, तो
अब इसको हम जोड़ देते हैं तो पावकः, ऐसे प प्लस अनम, औ को आव कर दिया, प आधा रह गया, प आव अनम पावनम। भौ है आगे उक है तो भौ को भौ में जो अ है उसको आव कर दिया, भ आधा रह गया, भ आव उकह। अब जोड़ दीजिए, भ आ भाव, व में ऊ जोड़ दिया, उकह भावुकः। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और एक बात और, आप केवल इसको समझिए यहाँ पे, और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे केवल समझना ही समझना है, और आप इसको डाउनलोड करके आप बाद में इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदान्ता दति। ठीक है, ये पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदान्ता दति। अब इस संधि को हम समझ लेते हैं। ये संधि भी बेहद सरल है, कुछ नहीं है, इसका रूल काफ़ी लंबा है, लेकिन कुछ समझने की एक आसान सी ट्रिक है, वो आपको बाद में बताती हूँ। हाँ, तो इस संधि को क्या समझना है, पदांत में। ठीक है, तो पदांत का मतलब मैं आपको बताती हूँ। पद का मतलब होता है शब्द से ही पद, मतलब शब्द से ही पद का तात्पर्य होता है। ठीक है, तो किसी भी शब्द के अंत में, अभी आप पदांत का मतलब शब्द समझ लीजिए। ठीक है, तो किसी भी शब्द के अंत में अगर ए है, ये छोटा वाला ए है ना, ए और ओ हो, ठीक है, किसी पद के अंत में ए ओ हो और उसके बाद अकार हो। ठीक है, अकार से तात्पर्य ह्रस्व अ। ठीक है, संस्कृत में क्या होता है, जो हमारे वर्ण होते हैं हम उसमें कार लगा के प्रयोग करते हैं, जैसे अ है तो अकार, आ है तो आकार, ई है तो इकार। ठीक है, तो यहाँ पे अकार से आपको ह्रस्व अ समझना है। ठीक है, तो पदांत में यदि ए और ओ के बाद ह्रस्व अ दिखाई दे तो उस अकार को पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, पूर्व रूप का मतलब है पहले जैसा, वो आ जो है वो पहले जैसा हो जाता है। ठीक है, ये तो संधि का नियम है। अब होता क्या है कि पूर्व रूप होने के बाद, पूर्व रूप मतलब पहले जैसा, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देती हूँ। यहाँ पे पूर्व रूप का मतलब है पहले जैसा। ठीक है, तो वो जो आ है वो पहले जैसा हो जाएगा, अर्थात ए और ओ जैसा हो जाएगा। ठीक है, और पूर्व रूप होने पर उस आकार की जगह वो आ तो पहले जैसा हो गया, यानी अगर ए के बाद आ है तो यदि ए के बाद अ है तो अ ए जैसा हो गया, अगर ओ के बाद ए है, अगर ओ के बाद अ है तो अ ओ जैसा हो गया। ठीक है, तो अ तो गायब हो गया, लेकिन उस अ की जगह पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चिन्ह आपने काफी देखा होगा, ये चिन्ह जो दिखाई दे रहा है ना आपको एस जैसा, ये चिन्ह आपने काफी देखा होगा, इस संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये चिन्ह जो है ये पूर्व रूप संधि को बताता है, यानी जहां पर भी पूर्व रूप संधि हुई हो, ठीक है, वहां पे ये चिन्ह दिखाई देता है, ये चिन्ह अ की जगह पे दिखाई देता है। ठीक है, और इस चिन्ह को हम बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। ठीक है, कहीं कहीं इसको लोग खंडाकार चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है, कोई खंडाकार भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये चिन्ह जो है पूर्व रूप संधि में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेहद सरल एग्जाम्पल है इसके, जैसे हरे प्लस अब। ठीक है, तो हरे के र में ए है, अब ए के बाद अ आया, तो वही संधि का नियम आया कि यदि पदांत में, तो हरे यहाँ पे एक शब्द है, पद है, और इसके अंत में क्या है, ए है, अगर ए के बाद ह्रस्व अ आता है तो वो अ पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, पहले जैसा हो जाएगा, यानी अ गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन उस अ की जगह पे आपको ये चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको समझना इतना है कि यदि ए के बाद अ आए तो वो इस चिन्ह में कन्वर्ट हो जाता है, इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, संधि का नियम तो जैसा है वैसा है, लेकिन इस संधि को समझने के लिए आपको ये समझना है कि अ की जगह पे ये चिन्ह दिखाई देता है। ठीक है, तो जहां भी आपको ये चिन्ह दिखाई दे तो वहां पे आपको तुरंत ही पूर्व रूप संधि पे टिक कर देना है। ये चिन्ह, इसका मतलब पूर्व रूप संधि। ठीक है, ये चिन्ह जो है ये पूर्व रूप संधि को ही दर्शाता है। तो बिल्कुल आप आंखें बंद करके अगर आपको ये चिन्ह दिखाई दे तो आप पूर्व रूप, 4 ऑप्शन में से पूर्व रूप संधि पे तुरंत आपको टिक कर देना है। ठीक है ना, और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे विष्णु है तो यहाँ पे णो है, ओ है, ओ के बाद अ आया तो भी इस चिन्ह में कन्वर्ट हो गया, आ की जगह पे ये चिन्ह हो गया। ठीक है, सो है, सो में ओ है, इसके बाद अ आया तो भी ये चिन्ह बन गया। लोग के में ए है, ए के बाद अ आया तो इस चिन्ह में परिवर्तित हो गया। रामो, ओ है, ओ के बाद अ आया तो अ इस चिन्ह में परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये चिन्ह आपको जहां भी दिखाई दे वहां पूर्व रूप संधि है। ठीक है, तो आपको इतना ही समझना है।
ठीक है। संधि विच्छेद पूछे तो भी कुछ नहीं करना है आपको, जैसे रामो अस्ति है ना, इसका संधि विच्छेद मैं समझा देती हूँ आपको, ठीक है। तो संधि विच्छेद करना है तो आगे वाला शब्द रामो बिल्कुल वैसा का वैसा ही निकल जाएगा, और बस अ की ये इस चिन्ह की जगह आपको अस्थि वाले अस्थि इस चिन्ह की जगह आपको अ कर देना है। तो ऐसा जहां पे आपको दिखाई दे जिस ऑप्शन पे, वही रामो अस्थि का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। अत्यंत सरल संधि है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नंबर 7 लास्ट संधि पे, ठीक है। ये अंतिम संधि है, क्योंकि संधियाँ संस्कृत में 8 प्रकार की होती हैं। प्रकृति रूप संधि, प्रकृति भाव जो संधि है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो अब हम अंतिम संधि पे आ गए हैं, है ना। अंतिम संधि है पर रूप संधि, ठीक है। पर का मतलब होता है बाद जैसा, ठीक है। अभी हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी पहले जैसा, ठीक है। वैसे पूर्व रूप संधि में तो आप इस चिन्ह से ही जान जाएंगे कि ये चिन्ह जहाँ पर है वहाँ डेफिनेटली पूर्व रूप संधि है, ठीक है। इसको आप इतना ही समझ लीजिए। और आगे हम पर रूप संधि को समझते हैं। तो पर रूप संधि का मतलब होता है बाद जैसा, मतलब ये संधि जो है आगे वाले अक्षर को बाद जैसा कर देगी, ठीक है। सूत्र ये जो हमारा संधि है इसका सूत्र है एंगी पर रूपम, ठीक है। पर रूप संधि का सूत्र क्या है, एंगी पर रूपम। तो संधि के सूत्र में ही दिखाई दे रहा है पर रूपम, तो सूत्र को पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर रूप संधि का सूत्र हो गया एंगी पर रूपम। आगे चलते हैं। तो इस संधि का नियम में ये है कि किसी धातु धातु का मैं विश्लेषण यानी धातु के बारे में मैं बता चुकी हूँ। जो मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो थी संस्कृत भाषा का परिचय, उसमें धातु के बारे में मैंने बताया था। धातु क्या होती है, क्रिया का मूल रूप धातु होती है, यानी क्रिया, कोई भी क्रिया है उसे हम धातु कह सकते हैं। जैसे पठति, गच्छति, खादति, लिखति, पिबति, ये सारी धातुएं हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ समझना है कि किसी भी धातु का यदि एकार और ओकार बाद में रहे, तो यानी कोई ऐसी धातु जिसमें आगे ए आ रहा हो या ओ आ रहा हो, इस प्रकार की कोई भी धातु यदि आपको दिखाई दे, जैसे मैंने बोला कि पठति, लिखति, ये धातुएं हैं, ठीक है। तो पठति धातु में तो आगे हमें प दिखाई दे रहा है, लिखति धातु में आगे हमें ली दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यदि आपको ऐसी कोई धातु आपको दिखाई दे जिसके आगे ए और ओ हो और ऐसी धातु बाद में हो, ठीक है, और उसके आगे उपसर्ग का अ हो, ठीक है, यानी ए से शुरू होने वाली, ओ से शुरू होने वाली कोई धातु बाद में रहे, और ऐसा कोई उपसर्ग हो जिसमें अ आता हो, ठीक है, तो उस उपसर्ग के अ को पररूप हो जाता है, ठीक है। ये तो संधि का नियम हो गया। अब नियम आप जान चुके हैं, एग्जाम्पल से ये एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो यथा, जैसे पहला एग्जाम्पल है प्र प्लस ए जते, प्र प्लस ए जते। अब यहाँ पे क्या है, देखिए क्या बताया था, किसी धातु का एकार या उकार बाद में रहे तो यहाँ पे ए जते एक धातु है। ए जते का मतलब होता है कंपन करता है, ठीक है ना, कांपता है। तो ए जते धातु में तो ये धातु ए जते हो गई। तो ए जते धातु का ए बाद में है और आगे क्या है, प्र जो है उपसर्ग है। ये प्र, उप, सम, अनु, अव, निस, निर, ये सब क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, ठीक है। तो प्र भी उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है, यहाँ तो ये प्र भी उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है, ठीक है। तो यदि उपसर्ग आपका आगे हो, ठीक है, और उसके बाद में कोई ए या ओ वाली कोई धातु हो, तो पहले एग्जाम्पल में ए जते धातु है, दूसरे एग्जाम्पल में ओ शति धातु है, ठीक है। तो जो उपसर्ग का अ है, ठीक है, तो यहाँ प्र में क्या है, अ, उप में क्या है, अ, नीचे प्र में क्या है, अ, लास्ट में क्या है, अ। तो प्र का जो अ है वो बाद वाला जो ए है उसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये समझना है आपको, पररूप मतलब बाद जैसा। तो प्र में जो अ है वो ए जैसा हो जाएगा, तो प्र तो आधा रह गया और जो अ है जो ए जैसा हो गया, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख रखा है, जब प्र का जो अ था वो बाद वाले ए जैसा हो गया, यानी पररूप हो गया, बाद जैसा हो गया, तो प्र आधा बचा और आगे बचा ए जते। अब इसको जोड़ दीजिए तो बन गया प्रेजते, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे है सेकंड एग्जांपल, उप प्लस ओषति, ठीक है। तो उप के प में आ है, वो आ ओ जैसा हो गया, तो प आधा रह गया। अब इसको जोड़ दीजिए, उपोषति, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो एग्जाम्पल, ये उपोषति जो था ये 2016 के उसमें आया था, हाँ,
ये यूपी टेट के 2016 का जो यूपी टेट था उसमें उपोषति एग्जाम्पल आया था, उन्होंने संधि का नाम पूछा था वहाँ पे कि उपोषति में कौन सी संधि है, ठीक है। तो इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल हैं, ये 2-3 एग्जाम्पल हैं, यही आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो ए की मात्रा और ओ की मात्रा तो गुण संधि में भी दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये थोड़ा अलग है, बस ये आपको 2-3 एग्जाम्पल ही आपको मिलेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल इसके नहीं मिलेंगे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल और देख लेते हैं, प्र प्लस ओ क्षति, ठीक है। तो प्र का जो आ है वो ओ जैसा हो जाएगा, तो प्र आधा बचेगा, और ओ है उसको हमने जोड़ दिया तो प्रोशति बन गया, ठीक है। ये गुण संधि जैसा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे गुण संधि होती नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था गुण संधि में ए और ओ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धातु कह दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाद में धातु है, इसलिए यहाँ पे आपकी गुण संधि नहीं, यहाँ पे आपकी पररूप संधि होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और तो ये संधि का टॉपिक जो है ये आज हमने स्वर संधि जितनी भी स्वर संधियाँ आपके संस्कृत के एग्जाम में आती हैं वो सारी हमने कंप्लीट पढ़ ली है। डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़िए। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसको जानें, समझें, सीखें, ठीक है। तो आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।